बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुपीरियर कॉलेज मियां वाली। आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है कॉनिफरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई कम्प्लेक्स बातें नहीं हैं। बस आपको कुछ जनरल चीज़ें हैं लाइक अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट क्या होती हैं उनका पता होना चाहिए। बाकी कुछ कंडीशंस यहाँ पर मेंशन है वो आपने देख लेनी है। जो कोनिफरस एंड अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये कौन कौन से एरियाज़ में मौजूद है सबसे पहले वो बताया जा रहा है। लाइक नॉर्दर्न रीजन्स जो हैं हमारी कंट्री के, माउंटेनियस एरियाज़ जो होते हैं, स्पेशली जो हिमालयाज़ हैं, कराकोरम रेंज है, ये उनके अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जो फॉरेस्ट हैं दे आर अडेप्टेड टू कोल्ड टेम्परेचर एंड रिसीव मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब नॉर्दर्न एरियाज़ की जब भी बात आती है तो आपको पता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ का टेम्परेचर कैसा होता है। वहाँ पर टेम्परेचर जो है ना वो लो होता है। और प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश की बात करें तो उन एरियाज़ के अंदर बारिश जो है वो ज़्यादा होती है, मॉडरेट टू हाई प्रेसिपिटेशन होती है। मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्नो ड्यूरिंग विंटर एंड रेन ड्यूरिंग समर। आपको पता है सर्दियों के अंदर वहाँ पर बारिश से ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, इसी तरह गर्मियों के अंदर बारिश होती रहती है ज़्यादातर। तो आप कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हाई प्रेसिपिटेशन जो होती है इन फॉरेस्ट को फेस करना पड़ती है। एन ओवरव्यू ऑफ दीज फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। टेम्परेचर, रेनफॉल, फ्लोरा, फाना एंड प्रोडक्टिविटी उसकी बात करेंगे। सबसे पहले है टेम्परेचर। अभी हमने बात की है कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनका टेम्परेचर कैसा होता है, कोल्ड होता है। और ये जो कोनिफरस, एल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट है ये उन्हीं रीजन्स के अंदर मौजूद होते हैं और उनका टेम्परेचर भी ऑब्वियसली कम ही होगा। कोनिफरस, एल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय कोल्ड टेम्परेचर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। विंटर के अंदर समटाइम्स माइनस में भी चला जाता है टेम्परेचर इनका, एंड लो एवरेज टेम्परेचर इनको फील करना पड़ती है, ड्रॉपिंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अभी हमने कहा है ना कि फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी कम इनको फेस करना पड़ता है। तो बिल्कुल जनरल सी बात थी, आपको पता था इस चीज़ का। बाकी रेनफॉल की बात करें तो अभी उन्होंने बता भी दिया है कि मॉडरेट टू हाई प्रेसिपिटेशन। ये जो फॉरेस्ट होते हैं दे रिसीव मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्योंकि प्रेसिपिटेशन या बारिश जो होती है इट इज़ प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ स्नो ड्यूरिंग विंटर एंड इन द फॉर्म ऑफ रेन इन समर। बिल्कुल वही चीज़ रिपीट हुई है। दिस मॉइस्चर जो है इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कोनिफरस ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन, क्योंकि वो जो बारिश होती है उससे ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर जो क्रिएट होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर काफ़ी उनको करा होता है हेल्प। फ्लोरा की बात करें कि कौन कौन से प्लांट्स इन एरियाज़ के अंदर मौजूद होते हैं, तो डोमिनेंट ट्री स्पीशीज़ जो इसके अंदर मौजूद हैं उनके अंदर कॉनिफर्स आ जाते हैं, लाइक पाइन है, स्प्रूस है, फर है एंड सीडर प्लांट्स ट्रीज़ होते हैं, ये वहाँ पर मौजूद हैं। ये टर्म्स जनरली आपने सुनी हुई हैं। उसके अलावा ये जो ट्रीज़ होते हैं दे आर अडेप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेट, और इनकी लीव्स भी आपने देखे नॉर्दर्न एरियाज़ में ऑलमोस्ट आप में से सब गए होंगे, अगर ज़्यादा नहीं तो मरी के अंदर गए होंगे। वहाँ पर आपको ट्रीज़ काफ़ी सारे नज़र आ जाते हैं, कॉनिफरस जो होते हैं उनके। अगर आप लीव्स देखें तो उनके लीव्स बिल्कुल नीडल लाइक होते हैं। और उन नीडल लाइक लीव्स का क्या फ़ायदा है, क्यों होता है नीडल लाइक, उनके अंदर ब्रॉड लीव्स क्यों नहीं होते? तो नीडल लाइक जो लीव्स होते हैं ना वो वाटर की कंजर्वेशन में उनको हेल्प कर रहे होते हैं ताकि वाटर का लॉस कम हो सके। अपार्ट फ्रॉम कॉनिफर्स, अल्पाइन प्लांट्स लाइक यहाँ पर बताया गया है कि रोडोडेंड्रॉन्स है, उसके अलावा जो जूनिपर्स हो गए एंड वेरियस ग्रास स्पीशीज़ जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। आप जाते हैं ग्रासलैंड या पास्चर्स आपको नज़र आ जाती हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर। जैसे लास्ट हमारा ट्रिप गया था, उसके अंदर हम गए थे सिरीपाई में, तो वहाँ पे आपको नज़र आते हैं जो डिफरेंट टाइप के ग्रासेस मौजूद होते हैं। आप मरी के अंदर मुश्कपुरी टाक में जाते हैं तो उधर भी ग्रासेस मौजूद हैं। तो मतलब एक तो ट्रीज़ की हमने बात कर ली और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। एंड इनके अंदर एडेप्टेशंस होती हैं कि बहुत ही जो हार्श किस्म का एनवायरनमेंट होता है उसमें सर्वाइव कर जाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर और हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ये ग्रो कर सकते हैं। फौना की बात करें यानी कि एनिमल्स की बात करें तो इन एरियाज में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। सो अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर होम टू वैरायटी ऑफ मेंबर्स लाइक स्नो लेपर्ड हो गया, ब्राउन बियर है, हिमालयन तार है, रेड फॉक्सेस होती हैं और बहुत सी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं डियर की। बर्ड्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। कौन कौन से हैं, गोल्डन ईगल हो गया, वुल्चर्स होते हैं, ग्रीफॉन वुल्चर्स, उसके अलावा चुकार पार्ट्रिजेस,
ये इसको हम चकोर कहते हैं। उसके अलावा बहुत सी फिंचेस या चिड़िया हो गई, वार्बलर्स हो गए, इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाइज होती हैं, मॉथ्स होती हैं, ये वहाँ पर कॉमन होती हैं। सो कुछ रीजन्स होते हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक किस्म की एम्फीबियन स्पीशीज़ भी मौजूद होती हैं, जो कि वहाँ पर सर्वाइव करती हैं स्पेसिफिक कोल्ड माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर या एनवायरनमेंट्स के अंदर। बाकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी अब नॉर्दर्न एरियाज़ में इस विंटर की बात करेंगे ना अगर हम, तो वहाँ पर प्लांट्स की या ग्रोथ जो होती है ना, ग्रासेस वगैरह की, ट्रीज़ वगैरह की, वो कम होती है। तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। प्रोडक्टिविटी क्या मतलब होता है? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो प्लांट्स या मौजूद हैं, ट्रीज़ मौजूद हैं, वो कितनी अमाउंट के अंदर जो बायोमास है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। बायोमास मतलब इन सिंपल वर्ड्स अगर आप कहेंगे तो फोटोसिंथेसिस करके कितना जो ग्लूकोज़ है वो बना रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर ज़्यादा प्लांट्स होंगे, ज़्यादा वेजिटेशन होगी तो प्रोडक्टिविटी भी उस एरिया की ज़्यादा ही होगी। तो विंटर के अंदर आपने देखा होगा जब स्नोफॉल होता है ना, तो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। So the productivity of these forests is relatively slow compared to temperate or tropical forest. कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर मौजूद होते हैं ना फॉरेस्ट, उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो ड्यू टू हार्श एनवायरनमेंट कंडीशंस एंड द ग्रोइंग सीजन इज़ शॉर्ट। ग्रोइंग सीजन जब आप देखें मोस्टली इन एरियाज़ के अंदर, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर अगर आप ज़्यादा चले जाते हैं गिलगित वाली साइड पे, बल्तिस्तान वाली साइड पे, स्कर्दू में चले जाते हैं तो मोस्टली वहाँ पर स्नोफॉल होता है, टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। तो समर का ही कुछ सीज़न होता है, कोई चंद एक मंथ होते हैं, 2 या 3 मंथ, जिनके अंदर जो वो स्नो होती है वो ख़त्म होती है एंड जो होती है सॉइल होती है वो सरफेस पे आती है। और ऑब्वियसली सॉइल पे ही प्लांट्स ने ग्रो करना है, वेजिटेशन ने ग्रो करना है, स्नो के ऊपर तो करना नहीं है। तो सर्दियों वाले सीज़न में ना वहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ बहुत कम होती है। मोस्टली उसी सीज़न में होती है जब स्नो ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। तो ग्रोइंग सीज़न जो होता है ना, हम कह सकते हैं कि उस एरिया का बहुत कम होता है एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी कम ही होती है उन एरियाज़ के अंदर। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो स्लो ग्रोथ होने के बावजूद ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनके अंदर बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो काफ़ी होती है, मतलब इनफ होती है। वैरायटी ऑफ प्लांट्स मौजूद हैं, एनिमल स्पीशीज़ मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बात कर भी ली है, जो कि कोल्ड और हाई एल्टीट्यूड के अंदर सर्वाइव करते हैं। So it's important to note that the specific flora, fauna and productivity of these forests can vary based on the altitude. उसके अलावा माइक्रो क्लाइमेट्स एंड लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइक हमने बात की है ना प्रोडक्टिविटी की, फाना और फ्लोरा की, कि ये एनिमल्स प्लांट्स मौजूद होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा या कम होती है। तो ये एल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा आगे जाते जाएंगे तो एल्टीट्यूड जो होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल मरी है ना, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होगी या आप कह सकते हैं डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू नारायण का खान। ठीक है, क्योंकि दोनों एरियाज़ का जो एल्टीट्यूड है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, तो उनका जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी डिफरेंट होगी और उनकी जो फाना और फ्लोरा जो होगा या बायोडाइवर्सिटी होगी वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। आज का लेक्चर बस इतना ही था। आई होप सो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। मज़ीद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।